हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री लीगल एडवाइस में। आज हम आईपीसी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो और ये सारे जुडिशरी एग्जाम के लिए, जितने भी जुडिशरी एग्जाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिहार जुडिशरी को छोड़कर, क्योंकि बिहार जुडिशरी में आईपीसी नहीं पूछते हैं। ठीक है, चलिए लेट गेट स्टार्टेड। आज हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। इसमें टोटल 5 तरह से हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। पहला है मॉक और इनवैलिड मैरिज। ठीक है, तो ये 493 और 496 में दिया गया है। बाइगेमी सेक्शन 494 और 495 में दिया गया है। क्रिमिनल इलोपमेंट सेक्शन 498 में दिया गया है। एडल्ट्री सेक्शन 497 में दिया गया है। तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। और 5 है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, तो ये है सेक्शन 498 कैपिटल ए। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और इसको डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम सेक्शन 493 देखते हैं। पहले सेक्शन 493 क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसका डायरेक्ट रीडिंग जरूरी है, तो पहले डायरेक्ट रीडिंग करते हैं। क्या कहता है सेक्शन 493? कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुल इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए सेक्शन 493 ये है मैन, ये है वुमेन। ठीक है, मैन और वुमेन। ठीक है, तो ये मैन जो है इसको डिसीटफुल तरीके से यानी धोखे से इनको विश्वास दिलाते हैं, वुमेन को विश्वास दिलाते हैं कि ये इनके साथ लॉफुल मैरिज कर चुके हैं। मतलब इनकी जो इनके साथ मैरिज है वो लॉफुल मैरिज है, और इस डिसीव करके इनके साथ वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और कोहैबिटेशन करते हैं। तो ये सेक्शन 493 के अंतर्गत इनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रीडिंग कहती है एवरी मैन हु बाय डिसीट कॉजेस एनी वुमेन, ठीक है, हु इज नॉट लॉफुली मैरिड, ये लॉफुली मैरिड नहीं है लेकिन ये धोखे से इनको विश्वास दिलाते हैं कि ये इनसे लॉफुल मैरिड है, to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit or sexual intercourse करते हैं उनके साथ, ये बिलीफ दिला करके इनको with him in that behalf shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, इनकी 10 साल की सजा है, and shall also be liable to fine, और फाइन के भी लाइबल है। तो हम देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सेक्शन 493 के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो गए दोस्तों। तो पहला है कि द ऑफेंस इज स्पेसिफिकली टू बी कॉज्ड बाय अ मैन, ये ऑफेंस स्पेसिफिकली जो है मैन के द्वारा कॉज किया गया है। दूसरा है सच अ मैन डिसीट्स अ वुमेन टू हैव अ फॉल्स बिलीफ दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू दैट मैन। ठीक है, तीसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है, सच वुमेन मस्ट हैव कोहैबिटेड और हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ सच मैन, मतलब उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ये धोखे से बिलीव दिला करके कि ये लॉफुल मैरिज। ठीक है, इसमें 2 केसेस हैं दोस्तों। पहला है रामचंद्र भगत वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। पहला केस क्या है, चलिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा केस को। रामचंद्र भगत वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। इसका फैक्ट क्या था कि वेयर दैट अ मैन हैड प्रॉमिस्ड अ वुमेन टू मैरी एंड हैड एग्रीमेंट टू मैरी हर इवेंचुअली On the belief of such promise, the woman cohabited with the man for 9 years. इस केस में उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे मैरिज करूंगा, इस मैन ने इससे वुमेन से प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे मैरी करूंगा, और इस प्रॉमिस से उन्होंने वो वुमेन 9 साल तक इसके साथ कोहैबिटेशन में रही। ठीक है, 9 साल तक कोहैबिटेशन में रही। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, द कोर्ट वॉज कंसिडरिंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर द प्रॉमिस वॉज एन इंड्यूसमेंट टू बिलीव इन मैरिज और नॉट। तो कोर्ट ने ये देखा कि क्या यह जो है इंड्यूसमेंट था, क्या ये प्रॉमिस इंड्यूसमेंट था
तो कोर्ट ने कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट एन इंड्यूसमेंट, उन्होंने कहा ये इंड्यूसमेंट नहीं है टू द बिलीफ ऑफ मैरिज एंड वाज नॉट हेल्ड लायबल, और इसलिए ये मैन लायबल नहीं है क्योंकि ये इंड्यूसमेंट नहीं था। ठीक। सेकेंड केस है रविंदर कौर वर्सेस अनिल कुमार, AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि वेयर दैट अ मैन ऑब्टेन द एक्स पार्टी डाइवोर्स, मैन ने एक्स पार्टी डाइवोर्स ले लिया। ठीक है। लेकिन अपनी वाइफ को बताया नहीं, मतलब इस डाइवोर्स के बारे में अपनी वाइफ को नहीं बताया और उसके साथ कंटिन्यूस सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहे और कोहैबिटेशन करते रहे। ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हुआ कि क्या ये इन्होंने डिसीटफुल तरीके से इनके साथ कोहैबिटेशन किया या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट हेल्ड दैट इट कैन नॉट बी सेड दैट द हस्बैंड डिसीव्ड हिज वाइफ। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैन ने अपनी वाइफ को डिसीव नहीं किया है, बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम एंड हेल्ड द मैन वाज नॉट लायबल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैन वाज नॉट लायबल, ये लायबल नहीं होगा। लेकिन इस जजमेंट का क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? क्योंकि जब आप डाइवोर्स ले लिए हैं और अपने वाइफ को नहीं बताया आपने और कंटिन्यू सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वो मान लिया जाना चाहिए कि वो उन्होंने डिसीव किया, धोखा दिया। ठीक है। अब आते हैं, अब हम मुझे लगता है आप लोग को ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा, सेक्शन 493। ठीक है। हम लोग दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, सेक्शन 496। ठीक है। सेक्शन 496 क्या कहता है? सेक्शन 496 कहता है मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंट गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। ठीक है। whoever dishonestly or with a fraudulent intention, मतलब एक मैन, इस सेक्शन 496 में मैन और वुमेन दोनों केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और सेक्शन 493 में केवल वुमेन केस फाइल कर सकती है मैन के अगेंस्ट, और सेक्शन 496 में मैन और वुमेन दोनों को राइट्स हैं कि वो केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married knowing that he is not thereby lawful married। ठीक है। मैन एक सेरेमनी के अंदर गत जाता है, कहता है कि हम लोग एक सेरेमनी परफॉर्म करते हैं, वुमेन से कहता है कि हम लोग एक सेरेमनी परफॉर्म करते हैं जिससे हम दोनों मैरिड हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन यह जानता है मैन, ठीक है, ये मैन जानता है, इसका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन कह सकते हैं, कि ये जानता है कि ये मैरिड नहीं है, ये लॉफुल मैरिड नहीं है, ये सेरेमनी परफॉर्म करने के बाद भी लॉफुल मैरिड नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी ये मैरिड करता है इससे। तो नोइंग दैट ही इज नॉट देयरबाय लॉफुली मैरिड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर विच वी एक्सटेंड टू 7 years एंड आल्सो लायबल टू फाइन। तो 7 years और फाइन के लिए लायबल होगा। ठीक है। क्योंकि यह तो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, इसको पता है कि इस सेरेमनी से ये लॉफुल मैरिड नहीं होगा। ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है दोस्तों कि अगर इसका इंटेंशन फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट नहीं था और इसको नहीं पता था कि इस सेरेमनी से मैरिज लॉफुल होगी या नहीं होगी, तो ये मैन लायबल नहीं होगा। ठीक है। तो देखते हैं 496 का इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या है 496 के इंग्रेडिएंट्स। A man or a woman must have a fraud or dishonest intention on his or her part. दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है? With such intention, he or she must go through a marriage ceremony. ठीक है। मैरिज सेरेमनी के अंतर्गत ये परफॉर्म करते हैं। He or she must have knowledge of his or her part that such a marriage ceremony does not constitute a valid marriage. ठीक है। और इनको नॉलेज है, ही और सी मतलब मैन और वुमेन को इनको नॉलेज है कि ये जो मैरिज हम सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हैं ये वैलिड मैरिज नहीं है। ठीक है। तब ये 496 के अंतर्गत ये जो है लायबल ठहराए जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? 493 496 में क्या डिफरेंस है? चलिए, 493 कहता है कि an offense under section 493 requires deception by a man as a result of which cohabitation or sexual intercourse with the woman is done by him. ठीक है। मतलब इसमें
493 में क्या है कि इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, धोखा देने के बाद से इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होना चाहिए, 493 तब अप्लीकेबल होगा। लेकिन 496 में सिंपल मैरिज ही क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी नहीं है। अब देखिए 493 में दूसरा क्या है, एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 493 में भी स्पेशली कमिटेड बाय अ मैन ओनली। इसमें केवल मैन परफॉर्म करता है, मैन गिल्टी होता है। ठीक है, लेकिन 496 में वुमेन और मैन दोनों गिल्टी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है, एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 493 में एक और भी बात कही गई है कि सच एन ऑफेंस कैन आल्सो बी पनिश्ड एज ऑफेंस ऑफ रेप। ये ऑफेंस ऑफ रेप की तरह भी पनिशेबल हो सकता है मैन, सेक्शन 493 में। ठीक है, अंडर सेक्शन 375 क्लॉज 4 ऑफ द आईपीसी। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? ओके, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं बाइगेमी, सेक्शन 494 बाइगेमी क्या कहता है। ठीक है, 494 और 495। तो पहले हम देखते हैं बेयर एक्ट रीडिंग करते हैं सेक्शन 494 की। ठीक है, क्या कहता है 494, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के रहते अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो वो बाइगेमी होता है। ठीक है, लेकिन जो पहला शादी हुई उसकी वो वैलिड होनी चाहिए, वैलिड मैरिज होनी चाहिए। ठीक है, वाइड नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहता है 494, whoever having a husband or wife living marriage in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment। ठीक है, तो वो 7 years and shall also be liable to fine। ठीक है, तो बाइगेमी के जो इंग्रेडिएंट्स है उससे हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या है पहला, द फर्स्ट मैरिज शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ, दैट इज शुड बी लीगल। पहली मैरिज उसकी होनी जो होगी वो लीगल होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड मैरिज शुड हैव टेकन प्लेस, दूसरी शादी भी उसने की हो और वो वैलिड हो। द फर्स्ट मैरिज शुड बी एग्जिस्टिंग, और जो फर्स्ट मैरिज होनी चाहिए वो एग्जिस्टिंग में होनी चाहिए, वो लिविंग होना चाहिए। ठीक है, एंड द स्पाउस मस्ट बी अलाइव, बोथ मैरिज शुड बी वैलिड, दोनों मैरिज वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तभी वो बाइगेमी के लिए लायबल होगा या होगी। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है इसका। ठीक है, देखिए एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वाइड बाय, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ने मैरिज को, पहली मैरिज को वाइड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, पहली मैरिज को वाइड डिक्लेयर कर दिया है, तब वो बाइगेमी के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, तब वो बाइगेमी के लिए लायबल नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अगर उसको 7 साल तक देखा न गया हो, 7 साल तक देखा न गया हो, तो कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि वो उसका डेथ हो चुका है। ठीक है, तो फिर वो दूसरी शादी कर सकता है। ठीक है, चलिए बाइगेमी के लिए पनिशमेंट क्या है, 7 years और फाइन दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन 495 क्या कहता है। ठीक है, सेक्शन 495 क्या कहता है कि सेम ऑफेंसेस विथ कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विथ हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, जैसे ये इसकी सेकेंड वाइफ है और ये इसकी फर्स्ट वाइफ है, मान लीजिए यहां बना देते हैं, फर्स्ट वाइफ है। ठीक है, फर्स्ट वाइफ है। ये इसकी फर्स्ट वाइफ है। ठीक है, ये जो है ये इससे शादी करता है, सेकेंड मैरिज करता है। ठीक है, सेकेंड मैरिज करता है, लेकिन इसको मैन जो है ये नहीं बताता कि इसकी शादी हो चुकी है, मतलब पहली वाली वाइफ के बारे में सेकंड को नहीं बताता कि इसकी शादी हो चुकी है, और तब ये इससे मैरिज करता है, तो वो सेक्शन 495 में लायबल होगा। ठीक है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीवियस मैरिज, प्रीवियस मैरिज का एग्जिस्टेंस में होना। ठीक है,
फर्स्ट मैरिज टू बी वैलिड, पहली मैरिज उसकी क्या थी, वैलिड होनी चाहिए। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फर्स्ट मैरिज, उसने फर्स्ट मैरिज का डिस्क्लोजर नहीं किया, मतलब इसको नहीं बताया, धोखे से इससे शादी कर लिया, ठीक है, तो वो 495 में लायबल होगा। ठीक है, तो सेकेंड मैरिज टू बी वॉइड बाय रीजन ऑफ फर्स्ट हस्बैंड और वाइफ लिविंग, तो सेकेंड मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी, क्योंकि उसका फर्स्ट हस्बैंड या वाइफ जिंदा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 495। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेक्शन 497 क्रिमिनल इलोपमेंट, सेक्शन 498, सेक्शन 498 क्या कहता है, देखते हैं। सेक्शन 498, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन। ठीक है, एक मैरिड वुमेन को, मतलब एक विवाहिता स्त्री को बहला फुसला करके ले जाना और उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स करना, ये सेक्शन 498 में पनिशेबल बताया गया है। ठीक है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं उसे समझते हैं हम लोग। टेक्स और इंटाइसेस अवे, ले जाना बहला फुसला करके। ठीक है, वुमेन टू बी अ मैरिड वुमेन, जो वो वुमेन थी जिस वुमेन को वो बहला फुसला के ले गया वो मैरिड वुमेन होनी चाहिए। तीसरा क्या कहता है कि द पर्सन इंटाइसिंग और टेकिंग अवे द मैरिड वुमेन शुड हैव नॉलेज दैट शी इज द वाइफ ऑफ अनदर, जिस वुमेन को ले करके वो जा रहा है, ठीक है, उस वुमेन को ये पता होना चाहिए, ठीक है, उस पर्सन को पता होना चाहिए कि वो वुमेन जो है वो एक मैरिड वुमेन है, दूसरे की वाइफ है। ठीक है, उसको ये नॉलेज होना चाहिए, पर्सन को जो लेके जा रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो वुमेन है वो दूसरे की वाइफ है। टेकन फ्रॉम कंट्रोल ऑफ हस्बैंड, ठीक है, और पर्सन हैविंग केयर हर ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड, उस हस्बैंड के कंट्रोल से ले जा रहा है या जो उसको केयर कर रहा है उसके कंट्रोल से वो लेकर के जा रहा है। ठीक है, पांचवा क्या है, इंटेंशन टू हैव इलिसिट इंटरकोर्स, और उसके साथ क्या करता है, इलिसिट इंटरकोर्स करता है, और उसको कंसील और डिटेन करता है एनी सच वुमेन। ठीक है, कंसील और डिटेन करता है, तो वो जो है लायबल होगा सेक्शन 498 में, और पनिशमेंट होगा 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। ओके गाइस, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं एडल्ट्री, सेक्शन 497। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुके हैं। ये केस था हमारा जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ओके दोस्तों, बाकी सेक्शन 498A हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आपको जो भी क्वेरी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।